कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा पार्श्व गायक जिसकी आवाज 80 और 90 के दशक में हर एक सुपरस्टार की आवाज बनी। एक ऐसा पार्श्व गायक जिसने एक से एक सुपरहिट गाने दिए और जिसने अपनी आवाज में गाए पहले गाने से ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। और सिनेमा जगत की बड़ी से बड़ी सिंगर्स इनकी आवाज की मुरीद थी। आजकल याद कुछ और रहता, याद और अभी याद आने से मेरी रोटी खड़े देखिए। और इनके गाए गानों से फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी। इनकी आवाज ने कईयों को सुपरस्टार बनाया। लेकिन क्यों इस 80 और 90 के दशक की मशहूर आवाज को वो शोहरत नसीब नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी। ना तो कभी इन्हें अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता, ना ही कभी इनका नाम लिया जाता और ना ही इन्हें कभी कोई क्रेडिट मिला। यहाँ तक कि इनकी मौत पर किसी ने कोई खास शोक जताना मुनासिब नहीं समझा। सात सुरों में माहिर इस फनकार को हमेशा ये शिकवा रहा कि इन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और इसी शिकवे के साथ ये इस दुनिया से अलविदा कह गए। दोस्तों, आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे इस दिग्गज गायक के बारे में कि क्यों इनके साथ इतनी ज्यादती की गई, या आप यूँ कहें कि ये भी बॉलीवुड राजनीति के शिकार हुए। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आज बात हो रही है 80 और 90 के दशक की मशहूर फनकार मोहम्मद अजीज की, जिसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और वो रोमांस था जो किसी और गायक की आवाज में नहीं था। अपनी इस दर्द भरी आवाज से इन्होंने कई सितारों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इस दर्द भरी आवाज के फनकार को लोग मुन्ना के नाम से बुलाते थे। इस दिग्गज गायक का जन्म 2 जुलाई 1954 में कोलकाता के एक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उल नबी था। उन्होंने 10 से अधिक विभिन्न भारतीय भाषाओं में भजन, सूफी भक्ति गीत और अन्य शैलियों सहित लगभग 20,000 गाने गाए। उन्होंने मोहम्मद मोहसिन द्वारा निर्देशित उड़िया फिल्म के गाने के साथ अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। अपने शुरुआती दिनों में अजीज ने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ली। बचपन से ही वो पढ़ाई में कम, गायकी में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। वो बचपन से ही रफी साहब के गानों को सुना करते थे और साथ ही इन्हें गुनगुनाया भी करते थे। जहाँ भी रफी साहब का गाना बजता वो वहाँ पहुँच जाया करते थे। अंधेरा लाख सितारे। रफी उनके पसंदीदा गायक थे और वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। जैसे जैसे अजीज बड़े हुए, परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से अजीज कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनाने लगे। दर्शक उनके गानों को सुनने के बाद सिर्फ तालियां तो बजाते हैं, साथ ही उन्हें अच्छी बख्शीश भी दिया करते थे। इसी तरह करीब 2 दशकों तक उनकी रोजी रोटी ऐसे ही रफ़ी के गाने गाकर चलती रही। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। हालांकि साल 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज बुरी तरह से टूट गए थे और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज भी बहुत दुखी हुए थे। लेकिन वो रफ़ी की याद में उस रेस्टोरेंट में गाने गाते रहे और यहीं से उनका सिंगिंग करियर भी शुरू हुआ। अजीज कोलकाता के जिस रेस्टोरेंट में गाना गाया करते थे, अक्सर वहाँ फिल्मी हस्ती खाना खाने आया करती थी। और इसी तरह एक बंगाली फिल्म निर्माता को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म ज्योति में गाना गाने का उन्हें मौका दिया। इस तरह 1984 में आई बंगाली फिल्म ज्योति से उन्हें फिल्म में गाने का पहला मौका मिला। उनके गाने को काफी पसंद किया गया और इस गाने की कामयाबी के बाद
एक सिंगर के तौर पर करियर बनाने के लिए मोहम्मद अजीज ने मुंबई आने का फैसला किया। अपने माता पिता से 2 साल का वक्त मांगा और घर से कुछ पैसे लेके चल दिए मुंबई, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक ऐसे शहर जहां बेहद कड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। वो मुंबई तो आ गए थे, लेकिन काम मांगने के लिए बहुत धक्के खाने पड़े। जहां भी जाते इन्हें निराशा ही मिलती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुंचे। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर, उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी। उन्होंने इन्हें एक सिफारिश चिट्ठी लिख कर दी थी। इन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अनु मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए थे। अनु मलिक से अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। शुरुआती दिनों में अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग किया करते थे। में कितना गम है। वो बिना सोचे कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, इन सब को परे रखकर बस वो दोस्ती की खातिर उनके लिए रिकॉर्डिंग किया करते थे। और इसी तरह आखिरकार वो दिन आ चुका था जब एक दिन अनु मलिक ने अजीज साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। एक दिन सुबह इनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। उस वक्त वे सोए हुए थे। उस लड़के ने इन्हें जगाया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। अजीज इन सब बातों से बेखबर थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़का कौन है और क्या कह रहा है। तभी उस लड़के ने कहा कि मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। तब अजीज साहब को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो खड़े हुए और रेडी होकर अनु मलिक के स्टूडियो पहुंचे। वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पे फिल्माया जाएगा। अजीज साहब ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला गाना मर्द तांगे वाला इतनी शिद्दत के साथ गाया था कि वो गाना सुपरहिट हो गया और उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। इसके बाद उनके पास गानों की ऐसी लाइन लगी कि काम की कोई कमी नहीं हुई। फिर तो इन्हें एक से एक बड़े सिंगर के साथ गाने रिकॉर्ड करने का मौका दिया गया, फिर चाहे वो नौशाद साहब हो या कल्याण जी आनंद हो। अजीज साहब ने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों के साथ गाने रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले, सुनिधि चौहान हो या श्रेया घोषाल, अलका याग्निक हो या कविता कृष्णमूर्ति या फिर हो चाहे साधना सरगम, अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की थी। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। अजीज साहब ने लगभग सभी स्टार्स के लिए अपनी आवाज दी। केवल फिल्मी गाने ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग भी गाए। इन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाई, कबीरदास के दोहे, हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज में गाई। जय हनुमान के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। विरह व्यथा से व्यथित। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जॉनर होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज को लोग मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी के रूप में जानते थे। अनवर और शबीर कुमार के बाद 80 के दशक में मोहम्मद अजीज रफी की गायकी की याद दिलाते रहे और अब दौर वो आ चुका था जब आशा भोसले जैसी सिंगर्स इनकी मुरीद हो गई थी। एक बार मोहम्मद अजीज ने इसी से जुड़ा एक किस्सा इंटरव्यू में बताया। एक बार वो आर.डी. बर्मन के पास गए। आर.डी. बर्मन ने जब उनका गाना सुना तो कहा कि तुम गाते तो अच्छा हो, लेकिन शब्दों के उच्चारण ठीक करो। इसके बाद अजीज वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद बप्पी लहरी ने अजीज को आशा भोसले के साथ एक गाना गवाया। उनकी आवाज आशा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि तुम आर.डी. बर्मन के ऑफिस आओ, तुमसे कुछ गाने रिकॉर्ड कराने हैं।
अजीज ने उस वक्त आशा भोसले जी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ऑफिस पहुंचे तो उच्चारण सही करने वाली बात आशा जी को बताई। इसके बाद तो आर.डी. बर्मन के सामने अजीज से गाने गवाने के लिए आशा जी अड़ गईं और फिर अजीज को गाना गाने का मौका दिया गया। हमारा अमर रहेगा याद। इसके बाद तो अजीज ने आशा भोसले के साथ कई गाने गाए। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी प्रतिभा को शुरुआती दौर में ही पहचान कर उनसे अपनी फिल्मों में बहुत से गीत गवाए थे। मोहम्मद अजीज अपनी पीढ़ी के गायकों में इस तरह नायाब थे कि वो गायकी के 7 सुरों में गा लिया करते थे। 80 और 90 के दशक में मोहम्मद अजीज की गायकी का जादू पूरे उफान पर था। दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। लेकिन अचानक मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत का सूरज डूबने लगा। 90 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने लगा। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने ले ली थी और बहुत तेजी से हो रहे बदलाव की इस दौर में अजीज साहब कहीं पीछे छूट गए थे। वो बेहद विनम्र और हिंदी सिनेमा की गिरोहबाजी और राजनीति से दूर रहने वाले शख्सियत थे, जो कभी काम मिलता तो पूरी ईमानदारी से करते। हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों का लंबे वक्त तक सिनेमा उद्योग में बने रहना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था अजीज साहब के साथ। 20,000 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद अजीज को सिर्फ 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इनका नाम न किसी अवार्ड शो में लिया गया और न ही इन्हें बुलाया गया। उनकी इस अनदेखी और बेरुखी को लेकर वो बेहद दुखी थे। वो अंदर से टूट चुके थे। तो ये चढ़ता हुआ सूरज डूबा कैसे, ये आज तक इस सूरज को मालूम नहीं। बहुत ताज्जुब की बात है। उनका कहना था कि दूसरे गायकों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनका नहीं, जिसका जिक्र वो कई बार करते दिखे। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक से एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर पर बैठ गया मुझे खुद पता नहीं चला। आज तक किसी डायरेक्टर, एक्टर और किसी प्रोड्यूसर से नहीं लड़ा और ना ही कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी की, तो लोग मुझे क्यों भूल गए। वो कहते हैं कि लोग रफ़ी, मुकेश, किशोर, लता को याद करते हैं, पर मुझे नहीं। कोई भी अवार्ड फंक्शन हो लेकिन मुझे इनवाइट नहीं करते। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में किसी प्रोड्यूसर से झगड़ा नहीं किया, किसी डायरेक्टर से बदतमीजी नहीं की, किसी एक्टर के पास बहुत ज्यादा घुसा नहीं, वो लोगों के दिल पर राज करने वाले फनकार थे। भले ही बॉलीवुड में उनकी बेकदरी हो रही थी, लेकिन अब भी उनके कदरदान कम नहीं थे। यही वजह थी कि दुनिया भर में इनके स्टेज शो लगातार होते रहते थे और लाइव शोज में इनका जलवा देखते ही बनता था। दुनिया में कितना गम है। लेकिन अचानक 27 नवंबर 2018 की तारीख ऐसी मनूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज को उनके फैंस से हमेशा के लिए छीन लिया। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। दरअसल अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद टैक्सी में बैठ तो इन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और ये फिर अचानक बेहोश हो गए। तभी आनन फानन में इन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स इनकी जान न बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की 64 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। इसी के साथ सिनेमा और संगीत की दुनिया का ये नायाब सितारा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि इतने सुपरहिट गानों में आवाज देने वाले इस गायक के जनाजे में न कोई शामिल हुआ और न ही किसी ने शोक जताया। यहाँ तक कि जिसके गानों को अपनी आवाज से सुपरहिट किया, अमिताभ जैसों ने एक ट्वीट तक नहीं किया। अब इस सितारे की संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही है उनकी बेटी अजीज सना, जो कि एक बेहतरीन सिंगर है। रब ने बनाया। आज की पेशकश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर। के लोग हमें